बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 6 स्टार्ट किया हुआ है और इसमें आज का हमारा जो नॉलेज है वो है 6.4 और इसको जो टाइटल दिया है वो है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम द फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम द फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ। और इसमें जो हमारे SLOs कवर होंगे वो यहाँ पे मेंशन है। पहला SLO क्या है? पहला SLO क्या है? जस्टिफाई व्हाई एंड अप्लाई द फैक्ट दैट एरिया अंडर द फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ रिप्रेजेंट्स द वर्क डन। तो यहां पे हमने इस बात को जस्टिफाई करना है कि जो फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ है, फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे वो भी हम देख लेंगे। तो फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ के अंडर जो एरिया है वो एरिया हमारे पास वर्क डन के बराबर है और फिर इसको हमने अप्लाई भी करना है, यानी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे कि एरिया मेथड से हम वर्क डन कैलकुलेट करने की बात करेंगे। और दूसरा जो SLO है उसमें हमने क्या करना है? डिटरमाइंस द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मटीरियल। एक मटीरियल की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। अब ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी मटीरियल की कहां से आती है? इस चीज के लिए ये आगे थोड़ी सी वजाहत की हुई है। ऐसा मटीरियल जिसको डिफॉर्म किया जाता है विद इन द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, यानी लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब ये कह लें कि इलास्टिक लिमिट तक अगर हम किसी मटेरियल को डिफॉर्म करेंगे तो उस मटेरियल के अंदर क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी और उस पोटेंशियल एनर्जी को हम एरिया अंडर द फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ से कैलकुलेट करेंगे। एक तो ये करना है कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहां से आएगी? जब मटेरियल को डिफॉर्म करेंगे तो उसके अंदर ये उस पर वर्क करना पड़ेगा और वो वर्क वहां पे मटेरियल के अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करेगा और उस वर्क को हम एरिया मेथड से निकालेंगे। एरिया मेथड में हमें ग्राफ के अंडर एरिया निकालना है। कौन सा ग्राफ? फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ। और अच्छा, ये तो मटेरियल को डिफॉर्म करने के हवाले से बात है। एक और पॉइंट भी यहां पे डिस्कस करेंगे कि स्टेट एंड यूज एनर्जी इज इक्वल टू हाफ kx² फॉर अ मटीरियल डिफॉर्म्ड विद इन लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये बेसिकली स्प्रिंग के लिए है कि अगर हम एक स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो उसके अंदर भी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। तो यहां पे दो बातें हैं, एक मटेरियल को डिफॉर्म करने के हवाले से और एक यहां पे स्प्रिंग को डिफॉर्म करने के हवाले से। दोनों बातों को हम डिस्कस करेंगे और इन दोनों बातों को हम एरिया मेथड से देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप इस चीज को अंडरस्टैंड करो कि जब भी आप किसी मटेरियल को डिफॉर्म कर रहे होते हो, जैसे कि यहां पे हमारे पास अगर एक रेजिस्टेंस बैंड है जो एक्सरसाइज में यूज होता है, उसको आप जब स्ट्रेच करते हो तो उस स्ट्रेच करने में बेसिकली आप उस पर वर्क कर रहे हो। अब ये वर्क कैसे होता है? डियर स्टूडेंट, जब हम मटेरियल को डिफॉर्म कर रहे होते हैं फोर्स लगा के, तो बेसिकली वहां पे एटम्स को उनकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से हम डिस्प्लेस करते हैं और एटम जब इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस हो रहे होंगे तो आपको पता है कि एटम्स के बिटवीन वहां पे एक कोहेसिव फोर्स है, एक अट्रैक्टिव फोर्स जिसे कोहेसिव फोर्स कहती है। और वो फोर्स कोशिश करती है कि एटम वापस अपनी असल हालत में रहें। तो हमें वहां पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के एटम्स को उस कोहेसिव फोर्स के अगेंस्ट डिस्प्लेस करना पड़ता है और इस डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें वर्क करना पड़ता है। तो इस तरह से हम वर्क करेंगे वहां पे। और वो आप और एक बात याद रखो, पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स हो उसके अगेंस्ट अगर वर्क किया जाए तो वह वर्क मटेरियल की पोटेंशियल एनर्जी को या ओवरऑल वहां पे पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करता है, या ये कह लें कि वो वर्क एज ए पोटेंशियल एनर्जी वहां पे स्टोर होता है। तो यहां भी याद रखो
जो मैं कोहेसिव फोर्स की बात कर रहा हूं, ये कोहेसिव फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो हम चूंकि इस कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट एटम्स को डिस्प्लेस कर रहे हैं, डिस्प्लेस करने का मतलब वर्क कर रहे हैं, तो ये वर्क क्या करेगा, मटेरियल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करेगा। और यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि यहां पे आप देखो, ये एक जो है वो यहां पे रेजिस्टेंस बैंड को स्ट्रेच किया जा रहा है, तो हमने यहां पे वर्क किया, और जैसे ही और ये वर्क ने क्या किया, इस वर्क ने यहां पे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी रेजिस्टेंस बैंड के अंदर स्टोर कर दी, और जैसे ही आप छोड़ोगे तो ये एनर्जी फौरन रिकवर होगी। तो जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है वो बेसिकली फुली रिकवरेबल होती है। ये एक और एग्जांपल भी लिखिए यहां पे, जब एक डाइवर जो है वो डाइविंग बोर्ड पे खड़ा होता है तो जाहिर सी बात है वो उसको पुश करता है, और यहां पे भी डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस की जा रही है। तो इस डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट जो भी वर्क होगा वो वर्क क्या करेगा, पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करेगा। और ये वाली जो पोटेंशियल एनर्जी है ये भी फुली रिकवरेबल है, यानी जैसे ही ये डाइवर थोड़ा सा ऊपर मूव करेगा तो फौरन ये काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, वही इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। इट मींस जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको रिकवर किया जा सकता है। ये यहां पे एक और एग्जांपल दी है कि हमारे पास बो, जिसे कमान कहते हैं, उसमें हम एक एरो को रखते हैं, एरो मीन तीर। तो जब आप यहां पे स्टिंग को पीछे खींचते हैं तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम यहां पे बो और स्टिंग सिस्टम को डिफॉर्म कर रहे हैं, और इस डिफॉर्मेशन के लिए हमें वर्क करना पड़ता है, और इस वर्क की वजह से यहां पे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। और जैसे ही आप इस तीर को छोड़ोगे तो वही इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किस में अपीयर होगी, एज ए काइनेटिक एनर्जी। तो ये सारी बातें जो मैंने डिस्कस की, इन सब में एक बात आपने सीख ली कि जब किसी मटेरियल को डिफॉर्म करते हैं तो वहां पे अगर इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर उसको डिफॉर्म किया जा रहा है, यानी उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं है, टेम्पररी डिफॉर्मेशन है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन है, तो तब जो भी वर्क किया है वो वर्क एज ए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा, और वो फुली रिकवरेबल होगा, और वो फुली रिकवरेबल होगा। और उस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को हम स्ट्रेन एनर्जी का नाम भी देते हैं, इट इज आल्सो नोन एज स्ट्रेन एनर्जी। तो ये डेफिनेशन यहां पे लिखी हुई है, व्हेन अ मटेरियल इज डिफॉर्म्ड पार्टिकल्स आर डिस्प्लेस्ड अगेंस्ट द कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स के अगेंस्ट पार्टिकल्स डिस्प्लेस हो रहे होते हैं, स्टोरिंग दिस वर्क एज अ पोटेंशियल एनर्जी। वही जो वर्क किया जा रहा होता है वो एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। दिस स्टोर्ड एनर्जी इज नाउन एज स्ट्रेन एनर्जी इन अ डिफॉर्म्ड मटेरियल। तो इसी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को हम स्ट्रेन एनर्जी का नाम भी देते हैं। अच्छा, अब अगर तो ये हमारा मटेरियल डिफॉर्म होता है विद एन इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट का मतलब है कि वहां तक जहां तक अगर आप डिफॉर्मिंग फोर्स को छोड़ो तो मटेरियल वापस अपनी असल हालत में आ जाए, उसकी वो जो डिफॉर्मेशन है वो खत्म हो जाए, वो टेम्पररी डिफॉर्मेशन हो, आरजी डिफॉर्मेशन हो। तो इफ मटेरियल इज स्ट्रेन्ड, यानी उसमें डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस की जाती है विद इन इट्स इलास्टिक लिमिट, द स्ट्रेन एनर्जी कैन बी फुली रिकवर्ड, यानी स्ट्रेन एनर्जी फुली रिकवर्ड होगी अगर हम वहां पे टेम्पररी डिफॉर्मेशन तक मटेरियल को डिफॉर्म करते हैं, ठीक है। लेकिन हाउएवर इन अ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कौन सी होती है, परमानेंट डिफॉर्मेशन। तो अगर हम परमानेंट डिफॉर्मेशन में चले जाते हैं तो उस केस में हमारी कुछ एनर्जी का लॉस होता है ड्यू टू इंटरनल फ्रिक्शन। वहां पे स्ट्रक्चर चेंज होता है, वहां पे आप कह लो कि एटॉमिक प्लेन स्लाइड करते हैं, और इंटरनल फ्रिक्शन के अगेंस्ट जो वर्क किया जाता है वो हीट की फॉर्म में अपीयर होता है, जिसकी वजह से मटेरियल हीट अप भी हो जाता है। तो इसका मतलब यहां पे जो टोटल एनर्जी, टोटल वर्क हम करेंगे उसका कुछ पार्ट इसमें एज ए हीट एनर्जी के तौर पर लॉस हो जाएगा, या स्ट्रक्चर को चेंज करने में इस्तेमाल हो जाएगा, तो वो वाली एनर्जी हमारी रिकवरेबल नहीं होगी। तो बेसिकली सिर्फ वही एनर्जी रिकवरेबल है जो कि इलास्टिक लिमिट तक
डिफॉर्मेशन में आती है। तो हमने बात भी उसी की कर रही है यहां पे कि इलास्टिक लिमिट तक जो एनर्जी यहां पे स्टोर की जा रही है, जिसे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी या स्ट्रेन एनर्जी कहते हैं, हम उसको कैलकुलेट करने की बात करेंगे। अब आते हैं इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। डियर स्टूडेंट, इसको निकालने के लिए एक तो है कि आपको वर्क निकालना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, हम वर्क करेंगे तो वही वर्क एज ए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी मटेरियल में स्टोर हो रहा है। तो सपोज कर लें हमारे पास एक मटेरियल है और वो मटेरियल वायर की फॉर्म में ले लिया हमने, और उसके साथ हम क्या करते हैं, कोई उसको फोर्स लगाते हैं। यानी सपोज करें ये हमने एक वायर की फॉर्म में मटेरियल ले लिया, इसके साथ लोड हैंग कर दिया, और लोड का जो वेट है दैट विल एक्ट एज अ फोर्स। ठीक है, तो यहां पे अगर हम फोर्स को 0 से बढ़ाते जाते हैं और F तक लेके जाते हैं, और इसकी वजह से होगा क्या, इस वायर के अंदर एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगी, डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होगी। क्या प्रोड्यूस होगी? डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होगी, बगाड़ पैदा होगा, लेंथ में बढ़ जाएगी, स्ट्रेचिंग हो जाएगी। तो सपोज करें कि यहां पे जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस होती है वो X है, तो हमारे पास जो फोर्स है वो 0 से F तक चेंज हुई, और इसने कितनी एक्सटेंशन प्रोड्यूस की? X। तो अब अगर मैं वर्क निकालना चाह रहा हूं तो फोर्स इंटू डिस्टेंस मूव्ड, मुझे इस फार्मूले को अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन फोर्स कौन सी ले? फोर्स तो यहां पे क्या हो रही है, वो तो चेंज हो रही है। असल में अब मैं जो कैलकुलेशन करने लगा हूं, ये कैलकुलेशन से मैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को निकालूंगा, और इसके अलावा मैं ग्राफिकली भी इसको निकालूंगा, और फिर इस चीज की जस्टिफिकेशन हो जाएगी जो SLO के अंदर बात की हुई है कि हमारे पास जो फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ के अंडर एरिया है वो हमें वर्क डन देता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी देता है। तो उसको कैलकुलेट भी करेंगे, पहले तो मैथमेटिकली मैं करूंगा। तो बेटा जब फोर्स तब्दील हो रही होती है तो फिर उसकी एवरेज वैल्यू यूज की जा सकती है। तो मैं अगर वर्क निकालना चाह रहा हूं तो मैं यहां पे एवरेज फोर्स को यूज कर सकता हूं, और डिस्प्लेसमेंट यहां पे x के बराबर है, तो जिसे मैं ये बेसिकली एक्सटेंशन है, तो एक्सटेंशन जो प्रोड्यूस हुई वो हमारे पास x के बराबर है। अब एवरेज फोर्स यहां पे आपने यूज करनी है। अगर तो फोर्स यूनिफॉर्मली चेंज हो रही हो तो एवरेज फोर्स को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, जो भी इनिशियल फोर्स है और फाइनल फोर्स है इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास ये एवरेज फोर्स आ जाएगी हाफ F। तो एवरेज फोर्स हमने हाफ F के बराबर कैलकुलेट कर ली। तो मैं इसको यहां पे अगर यूज करूं हाफ F इंटू एक्स, तो मेरे पास ये वर्क आ गया जो कि एक वायर को डीफॉर्म करने में मैंने किया, और ये वर्क एज ए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी मटेरियल के अंदर स्टोर हो जाएगा। इससे मैं कह सकता हूं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने मैथमेटिकली किया है, ये काम तो मैथमेटिकली किया है, जैसे वर्क निकालते हैं वो टेक्निक मैंने अप्लाई की है। अब जरा इसको ग्राफिकली देखते हैं, ग्राफिकली कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हमें ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, और ग्राफ प्लॉट करने की टेक्निक ऐसे ही है कि हम मटेरियल को वायर की फॉर्म में लेंगे, जिस मटेरियल में हमने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करना है, और फिर उसके साथ हम डिफरेंट लोड हैंग करेंगे, और जो लोड का वेट है दैट विल एक्ट एज अ अप्लाइड फोर्स। इसका मतलब ईच लोड लगाने का मतलब है कि हम यहां पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और उस फोर्स के अगेंस्ट जितनी भी यहां पे एक्सटेंशन होगी उसको यहां पे इस स्केल की हेल्प से मेजर किया जा सकता है। अच्छा, इस स्केल के अंदर वर्नियर स्केल भी ऐड किया है ताकि जितनी भी एक्सटेंशन यहां पे आती है उसको प्रिसाइजली मेजर किया जा सके। कैसे मेजर किया जा सके? प्रिसाइजली मेजर किया जा सके, मिलीमीटर तक हम लेंथ को, एक्सटेंशन को प्रिसाइजली मेजर करें। तो बेटा इस तरह से हम कर क्या सकते हैं, डिफरेंट लोड हैंग करते जाएं, और ईच लोड का मतलब अप्लाइड फोर्स है, और उस फोर्स के अगेंस्ट एक्सटेंशन की वैल्यूज को नोट करते जाएं। हमारे पास एक डाटा आ जाएगा, उस डाटा में फोर्स की वैल्यूज होंगी और एक्सटेंशन की वैल्यूज होंगी। उसमें फिर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, फोर्स को y एक्सिस के लॉन्ग ले लो और एक्सटेंशन को x एक्सिस के लॉन्ग, और इस तरह से हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं जैसा कि यहां पे आपको नजर आ रहा है। अच्छा, इस ग्राफ में आप देख रहे हो कि ये ग्राफ B पॉइंट तक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है,
फिर बी से सी तक जो हमारा ग्राफ है वो कर्व है। तो इससे कुछ आपको आइडिया हो, लास्ट टाइम हमने ये बातें डिस्कस की थी कि अगर बी पॉइंट तक ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब बी पॉइंट तक हम इलास्टिक लिमिट के अंदर बात कर रहे हैं। बी पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस है वो हमारी इलास्टिक लिमिट है, और वहां तक हमारा हुक्स लॉ ओबे हो रहा है। स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान एक डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन उसके बाद अगर ग्राफ कर्व हो रहा है तो ये चीज बता रही है कि इसके बाद हुक्स लॉ ओबे नहीं हो रहा। ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है। बी तक जो डिफॉर्मेशन है वो हमारी इलास्टिक डिफॉर्मेशन है। एनी हो, ये तो मैंने ग्राफ को थोड़ा डिस्कस किया। अब इससे हम कैलकुलेट करते हैं वर्क को, और वर्क को निकालने के लिए हम एरिया निकालेंगे। तो मुझे बताओ, अगर मैं एक्स एक्सटेंशन तक यहां पे वर्क निकालना चाह रहा हूं, तो एक्स एक्सटेंशन प्रोड्यूस करने में फोर्स 0 से लेके कहां तक चेंज हुई है? एफ तक चेंज हुई। तो बताओ, यहां तक हमारा बी तक ग्राफ जो बन रहा है, इस ग्राफ के अंडर अगर मैं एरिया निकालना चाहूं तो ये एरिया एक ट्रायंगल का एरिया बन रहा है। कौन सा एरिया बन रहा है? ट्रायंगल का एरिया बन रहा है। हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, और ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो हमारे पास वर्क आ जाएगा जो कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो इट मींस हमें एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालती हैं? हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट करके आप ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हो। बताएं यहां पे बेस क्या होगी? एक्स एक्सटेंशन हमारी बेस होगी। तो फिर हम यहां पे लिख सकते हैं, बेस की जगह पे एक्स लिख देते हैं, और हाइट यहां पे किसके बराबर है? आपको पता है कि जो हाइट होती है ग्राफ की वो किस चीज को जाहिर करती है? वो बेसिकली उस क्वांटिटी की वैल्यू को जाहिर करती है जिसको हमने वाई एक्सिस के अलोंग लिया हो। तो हमने वाई एक्सिस के अलोंग फोर्स को लिया है, तो बी तक हमारे पास जो हाइट है वो फोर्स की वैल्यू को जाहिर करेगी, और वो कितनी फोर्स है? एफ फोर्स है। तो इसका मतलब हाइट की जगह पे हम एफ को लिख देंगे। इस तरह से हमारे पास हाफ एफ इंटू एक्स ये वर्क आ गया जो हमने किया। और पीछे हमने मैथमेटिकली जो वर्क निकाला था उसको देखो तो वो भी कितना है? हाफ एफ इंटू एक्स है, वो मैथमेटिकली वर्क है। और ये हमने ग्राफिकली एरिया निकाला है, और इस एरिया ने हमें जो वैल्यू दी है वो वर्क के बराबर ही आ रही। तो इसका मतलब ये है कि फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ के अंदर अगर हम एरिया कैलकुलेट करेंगे तो वो एरिया डेफिनेटली हमें क्या देगा? वो वर्क डन को देगा। और यहां पे चूंकि मटेरियल को डिफॉर्म करने में वर्क किया जा रहा है, तो ये वर्क क्या करेगा? ये वर्क मटेरियल के अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करेगा। तो फिर हम कह सकते हैं कि ये वाली जो वैल्यू है ये एक्चुअली इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ एफ इंटू एक्स। तो एक फार्मूला तो हम ये याद रख लेंगे, एफ यहां पे डिफॉर्मिंग फोर्स है और एक्स यहां पे एक्सटेंशन है। एक्स क्या है? ये यहां पे एक्सटेंशन है। मैं इसको थोड़ा अब अगर यंग मॉडुलस की फॉर्म में लिखना चाहूं तो वो भी लिखा जा सकता है। हमें पता है कि जो यंग मॉडुलस है उसे हम डिफाइन करते हैं स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। अच्छा, स्ट्रेस जो होती है फोर्स ओवर एरिया है। स्ट्रेस की जगह पे मैं फोर्स ओवर एरिया लिख सकता हूं। और जो स्ट्रेन है वो हमारे पास किसके बराबर होती है? जब वन डायमेंशनल स्ट्रेन हो तो चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। यहां पे जो चेंज इन लेंथ है उसे एक्सटेंशन का नाम दिया गया है। किसका नाम दिया गया है? एक्सटेंशन। तो हमने जो एक्सटेंशन देखी यहां पे वो एक्स है, और जो इसके अलावा जो हमारे पास ओरिजिनल लेंथ है उसे कैपिटल एल कर लें। इस तरह से हमारे पास ये वैल्यू क्या बन जाएगी? एफ, और ये ए को हम अगर नीचे ले आए, ए आके एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और एल ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारे पास वाई की वैल्यू आ गई। इधर से हम एफ की वैल्यू निकाल सकते हैं। एफ हमारे पास किसके इक्वल होगा? वाई ए इंटू एक्स। ऐसे ही होगा ना बेटा? तो ये हमने यहां पे इन चीजों को मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा? यहां पे एल नीचे आ जाएगा। तो ये जो फोर्स की वैल्यू हमने निकाली है इसको अगर हम इक्वेशन 1 में यूज कर लें, इक्वेशन 1 में
यूज कर लें तो जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है उसका जो फॉर्मूला है वो भी देखते हैं क्या बनता है। तो हाफ एज इट इज आ गया और फोर्स की वैल्यू को मैं लिख रहा हूं वाई ए एक्स ओवर एल। ठीक है, ये वाई है यंग मॉडुलस और साथ हमारे पास क्या है, एक्स है। मैंने इस फार्मूले के अंदर फोर्स की वैल्यू यूज कर दी है। इस तरह से ये फॉर्म बन गई है हाफ और ये बनेगा साथ वाई और ए आ गया और साथ एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर हो जाएगा और नीचे ये हमारे पास एल आ गया। तो मैंने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को यंग मॉडुलस की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर दिया। इस फार्मूले को भी हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये सारी जो बातें मैंने की ये इलास्टिक लिमिट तक है, ठीक है। और लास्ट चैप्टर में हमने ये बात की थी कि हमारे पास ग्राफ चाहे कुछ स्ट्रेट लाइन हो चाहे ग्राफ कर्व हो, जिस तरह का मर्जी ग्राफ हो, उसके अंडर अगर हम एरिया निकालेंगे तो वो एरिया हमें वर्क डन देगा। इसका मतलब जो कर्व पोर्शन है इसमें जो वर्क किया गया है हम उस वर्क को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन बेटा इसके अंडर जो एरिया आएगा वो हमारे पास कोई रेगुलर शेप्ड एरिया नहीं है, ठीक है। लेकिन इस सिचुएशन में करेंगे क्या, इस सिचुएशन में हम इस एरिया को छोटे छोटे ऐसे पैचेस में डिवाइड करेंगे, ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे जो रेगुलर शेप्ड एरिया में हो। जैसे कि मैंने अगर इनको रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स में कन्वर्ट कर लूं, किसमें कन्वर्ट कर लूं, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स में कन्वर्ट कर लूं, तो ईच रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, लेंथ इनटू विड्थ। तो मैंने रेगुलर शेप्ड पैचेस में इसको डिवाइड कर लिया इस एरिया को, और ईच रेगुलर शेप जो पैच है मैं अगर उसका एरिया निकालता जाऊं, उसके बाद तमाम एरियाज को ऐड कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वहां पे टोटल एरिया कैलकुलेट हो जाएगा जो इस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के ड्यूरिंग वर्क डन है उसके बराबर होगा। लेकिन हमारी बुक में इलास्टिक डिफॉर्मेशन तक फॉर्मूलाज हैं। वैसे जो एरिया मेथड है वर्क निकालने का, वो चाहे स्ट्रेट लाइन पोर्शन हो, इलास्टिक डिफॉर्मेशन हो, चाहे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो, दोनों केसेस में ये टोटल वर्क डन जो है वो कैलकुलेट किया जा सकता है। लेकिन जो फार्मूलाज बनाए गए हैं वो इलास्टिक डिफॉर्मेशन के लिए बनाए गए हैं। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं स्प्रिंग के अंदर। डीएस स्प्रिंग के अंदर अगर आप बात करते हो तो इसमें आपको थोड़ी सी हुक्स लॉ की तरफ जाना पड़ेगा। स्प्रिंग के केस में हुक्स लॉ क्या है, हुक्स लॉ ये कहता है कि जब आप किसी स्प्रिंग को डिफॉर्म करते हो तो वहां पे जो अप्लाइड फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज्यादा फोर्स लगाते जाओगे डिस्प्लेसमेंट भी उतनी ज्यादा प्रोड्यूस होती जाएगी, लेकिन ये विद एन इलास्टिक लिमिट है, विद एन इलास्टिक लिमिट है। ठीक हो गया। और अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन को खत्म करूं तो मुझे यहां पे कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। यहां पे जो कांस्टेंट है वो के है। इस के को हम कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट कहा जाता है या इसको स्प्रिंग कांस्टेंट कहा जा रहा होता है। इट कैन आल्सो बी कॉल्ड एज स्प्रिंग कांस्टेंट। और ये स्प्रिंग पे डिपेंड करता है, ये स्प्रिंग की स्टिफनेस को बताता है, ठीक है। डिपेंड्स ऑन द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग, डिपेंड्स ऑन द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। ये स्प्रिंग की स्टिफनेस को बता रहा होता है। और इसका यूनिट भी आप निकाल सकते हो। अगर मैं यहां से के को इधर डिस्कस कर लूं, के हमारे पास किसके बराबर होगा, के को लिखा जा सकता है एफ ओवर एक्स, ठीक है। फोर्स का यूनिट न्यूटन और एक्स जो है मीटर में, इस तरह से के का यूनिट न्यूटन पर मीटर बन जाएगा। खैर, मैंने ये हुक्स लॉ अप्लाई करके एक फॉर्मूला बना दिया अप्लाइड फोर्स के लिए के एक्स। अब यहां पे भी बात करते हैं कि इनिशियली अगर हमारी अप्लाइड फोर्स जीरो है तो इनिशियल फोर्स यहां पे जीरो हो गई। क्यों जीरो हो गई, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं है। अगर हमने यहां पे कोई फोर्स नहीं लगाई तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई। अप्लाइड फोर्स डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड कर रही, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होने से इनिशियल फोर्स भी जीरो। अब अगर हमने यहां पे कोई एक्सटेंशन प्रोड्यूस कर दी है, एक्स एक्सटेंशन प्रोड्यूस कर दी है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हुक्स लॉ के अकॉर्डिंगली
जो हमारी अप्लाइड फोर्स होगी वो के एक्स बन जाएगी। ठीक है, तो अब एक्सटेंशन करने में हमें वर्क करना पड़ा है। ठीक है, तो फोर्स 0 से लेके के एक्स तक चेंज हुई है और इसमें एक्सटेंशन एक्स हुई है। तो मुझे अगर वर्क निकालना है तो वर्क के लिए मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा, फोर्स इंटू एक्सटेंशन, लेकिन फोर्स हम लेंगे एवरेज क्योंकि फोर्स यहां पे चेंज हो रही है। और याद रखो जब फोर्स यूनिफॉर्मली चेंज हो रही हो तो फिर एवरेज वैल्यू निकाली जा सकती है, इनिशियल फोर्स प्लस फाइनल फोर्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स। इस तरह से इनिशियल फोर्स 0 हो गई, फाइनल फोर्स हमारे पास के एक्स है और डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हाफ के एक्स स्क्वायर बनेगा। तो ये हमारे पास एक और फॉर्म आ गई वर्क की, इट इज आल्सो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। ये स्प्रिंग के अंदर है। इससे पहले मैंने एक वायर के अंदर बात की थी, एक मटेरियल को डिफॉर्म करने की बात की थी, और ये स्प्रिंग के लिए फॉर्मूला यूज किया जाएगा। इसमें के जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो हमने यहां पे एक मटेरियल को डिफॉर्म करने में और इसके अलावा एक स्प्रिंग को डिफॉर्म करने में जो वर्क किया जाता है जो कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर है, उसको कैलकुलेट करने की बात की। इसको भी आप अगर ग्राफिकली डिस्कस करना चाहो तो किया जा सकता है। फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ प्लॉट करें और उसके अंदर एरिया को कैलकुलेट करें, और वो एरिया आपको यहां पे वर्क जो यहां पे एज ए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ है उसको कैलकुलेट करने के बारे में बताएगा। अब आते हैं यहां पे ग्राफिकली भी कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में जरा देखें, ये ग्राफ एक दिया है, इस ग्राफ में करना क्या है, डिटरमाइन द एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर। वायर के अंदर एनर्जी स्टोर्ड कैलकुलेट करना है व्हेन द एक्सटेंशन इज 0.6 मिलीमीटर। तो एक्सटेंशन की वैल्यू मैं यहां पे लिख रहा हूं 0.6 मिलीमीटर। ये बल्कि यहां तक हमने चूंकि ग्राफ से करना है तो यहां तक जो एक्सटेंशन हुई है, ये सारी की सारी एक्सटेंशन, इस एक्सटेंशन तक हमने एनर्जी स्टोर्ड कैलकुलेट करना है। तो ग्राफिकली कैसे निकालेंगे, इस एक्सटेंशन तक जितना भी ग्राफ है उसके अंदर एरिया निकाल लो, और ये एरिया एक ट्रायंगल बन रहा है तो हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। इट मीन जो एनर्जी स्टोर्ड है जो कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास एरिया ऑफ अ ट्रायंगल के बराबर होगा। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, हमें इस ट्रायंगल कौन सी है, ओ ए बी। ओ ए बी जो ट्रायंगल है इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा इसमें बताओ जरा, हाफ आ जाएगा, इसमें बेस क्या लेंगे, बेस यहां पे 0.6 के बराबर होगी, लेकिन ये मिलीमीटर में है, इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। 0.6 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। तो ये मैंने जो एक्स है इसकी वैल्यू निकाली 0.6 इंटू 10 की पावर -3, और साथ हाइट आती होती है। बताओ ए से बी तक जो हाइट है उसको देखना हो तो आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करोगे तो आप देख लो ये कितनी हाइट बन रही है। इधर अगर ये 5 बॉक्सेस हैं इसके अंदर तो एक बॉक्स ये कितना जाहिर करेगा, आई थिंक आपके पास अगर 2 है तो इसे आप जो है वो अगर 5 से डिवाइड कर दो तो 2/5 ये तकरीबन कितना बनता है, 0.4 के बराबर। तो यहां पे आप देख लोगे जितनी भी इसकी हाइट बन रही है, यहां पे आप इसको निकालो जरा। ये जो आपके पास एक बॉक्स जो है वो इसमें 1 2 3 4 5 बॉक्सेस आ रहे हैं ना, तो 5 बॉक्सेस जो है वो हमें दे रहे हैं यहां पे 2 के बराबर फोर्स, और 1 बॉक्स हो जाएगा 2/5। ठीक है, और ये वैल्यू आपकी कितनी बन जाएगी, ये 0.4 के बराबर आएगी। एक बॉक्स 0.4 के बराबर है। अब जरा देखो 6 यहां पे हो गया, 0.4 इसमें ऐड कर दो, 1 2 3 4, तो 0.4 टाइम मल्टीप्लाई होगा, यानी 6 तो आपके पास है ही हाइट यहां पे। इससे आगे वाली आपने ये वाली हाइट नोट करनी है। तो इसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो एक बॉक्स है अगर 0.4 है तो हमारे 4 बॉक्सेस हैं, तो 4 को 0.4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये तकरीबन कितना बन जाएगा, ये 6 आ गया, ये 1.6 बन जाएगा, और ये बनेगा 7.6। इसका मतलब जो फोर्स आएगी यहां पे वो 7.6 के बराबर होगी। और आप इसको आगे सिंपलीफाई खुद कर सकते हो, एरिया मेथड से मैंने आपको बता दिया
कि एनर्जी स्टोर कैसे निकालना है। दूसरा क्वेश्चन देखें, कैलकुलेट द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर बिटवीन 0.5 मिलीमीटर टू 0.6 मिलीमीटर। ये 0.5 मिलीमीटर है। मैं इसको थोड़ा रब कर दे लेता हूं। जी, आप जरा इसको देखें, 0.2 से 0.6 मिलीमीटर तक जो एक्सटेंशन हुई, तो ये कितनी एक्सटेंशन बनेगी? अगर ये आपके पास 0.2 है यहां तक और ये आपके पास 0.6 है, तो आपने अगर इस लेंथ को मेजर करना है तो 0.6 में से 0.2 को माइनस करोगे, 0.6 माइनस 0.2 ये बनेगा 0.4। ये 0.4 मिलीमीटर एक्सटेंशन हो गई। ठीक हो गया। खैर, मैंने इस विड्थ को निकाल लिया। अब इसके ऊपर जितना भी आपका ग्राफ है उसके अंडर एरिया निकालना है। तो बताओ ये एरिया कैसे निकालें? ये एरिया दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। अगर मैं इस पॉइंट को इधर मिला दूं तो एक तो ये ट्राइंगल बन जाएगी, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लें, और साथ ही एक रेक्टेंगल बन गई, इस रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट कर लें। या फिर दूसरा एक और भी तरीका है, ये तो आपको आता है, रेक्टेंगल का एरिया निकालो, ट्राइंगल का एरिया निकालो, फार्मूला आपको आते हैं, और फिर इनको ऐड कर लो, हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा इन प्रोड्यूसिंग द एक्सटेंशन फ्रॉम 0.2 टू 0.6। लेकिन एक और तरीका भी है, डायरेक्टली फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। वो क्या है उसको मैं अभी आपको बताता हूं। ये अगर आप देखो, जो हमारा ये ग्राफ के अंडर एरिया नजर आ रहा है, ये सारा एरिया निकालना है। इसकी चार साइडें, ये वाली दो साइडें आपस में पैरेलल हैं, यानी ए बी साइड और ओ सी साइड आपस में पैरेलल हैं, जबकि ये ओ सी बी साइड और ओ ए साइड ये नॉन पैरेलल हैं। तो चार साइडों वाली जो फिगर है जिसमें दो साइडें पैरेलल हों और दो नॉन पैरेलल हों, तो उसको कहते हैं ट्रेपीजियम। क्या कहते हैं? ट्रेपीजियम। तो अभी अगर आप इस ट्रेपीजियम का एरिया निकाल लो डायरेक्टली, तो हमारे पास ये टोटल यहां पे वर्क कैलकुलेट हो जाएगा। अब ट्रेपीजियम का एरिया कैसे निकाला जाएगा, उसका फॉर्मूला अगर आपको पता हो तो तभी आप ये काम कर सकते हो। तो मैं वो फॉर्मूला बता रहा हूं, आपने इस फॉर्मूले को यहां पे यूज करना है। ठीक है, तो अभी मैं वर्क निकालना है, मुझे इसके लिए एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। और ट्रेपीजियम का एरिया कैसे निकालते हैं? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड। ये मैंने दो लाइनें लगाई पैरेलल के लिए, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स। ठीक है, इनटू इनके बिटवीन जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या परपेंडिकुलर डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या लो या परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या लो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, बिटवीन पैरेलल साइड्स। तो ये आपने फॉर्मूला यहां पे लगाना है। तो जरा देखते हैं भी क्या आता है। हाफ पैरेलल साइड्स हमारी ओ सी और ए बी है, तो ओ सी और ए बी को ऐड कर दें, और इसके अलावा इनके दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो ओ ए है, तो वो ओ ए लिख दें यहां पे। अब इनकी वैल्यूज पुट करें, हाफ एज इट इज आ जाएगा। ओ सी कितना है, यहां तक हाइट देखोगे तो ये 2 है, तो ये 2.4 बनेगा, 2.4। ठीक है, इधर हमारे पास जो ए बी साइड है वो अभी निकाली थी 7.6, 7.6। और ओ ए किसके बराबर है? ओ ए हमारे पास 0.4 के बराबर है, क्योंकि इधर 0.2 है, इधर 0.6 है, दोनों का डिफरेंस लोगे तो आपके पास ओ ए आएगा जो कि 0.4 है। लेकिन एक बात याद रखना है कि यहां पे 10 की पावर -3 भी लगाना है, क्योंकि ये मिलीमीटर में एक्सटेंशन है। तो इस तरह से आप ट्रेपीजियम का एरिया निकाल के इजीली जो है वो वर्क को निकाल सकते हो। डिफरेंट वेज होते हैं, अगर ट्रेपीजियम का फॉर्मूला याद नहीं भी है तब भी आप इसको कर सकते हो। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस ट्रेपीजियम को दो हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा, और वो दो हिस्से क्या बनाओगे आप, यहां पे एक रेक्टेंगल बन जाएगी और एक
ट्राइंगल बन जाएगी। अगर उसकी तरफ आते हो तो ये आपके पास जो है यहां तक ये रेक्टेंगल बन गई। रेक्टेंगल में अगर ये लेंथ है तो विड्थ जो है वो इजीली आप यहां से निकाल सकते हो। ये 2.4 के बराबर होगी। ये 2.4 और ये 0.4 है, लेकिन 10 की पावर -3 भी साथ मल्टीप्लाई करोगे। और इसके अलावा इस ट्राइंगल का लेंथ इंटू विड्थ करोगे तो ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा, और सॉरी रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। और ट्राइंगल का एरिया भी निकाल सकते हो। ये आपके पास 0.4 है, 0.4 इंटू 10 की पावर -3, और ये हाइट कितनी होगी, इधर अगर देखो तो ये 2.4 है और इधर 7.6 है। तो 7.6 में से 2.4 को माइनस कर दो तो आपके पास ये इस ट्राइंगल की हाइट भी आ जाएगी। तो मैंने वो पैरामीटर्स लिख दिए हैं जिनको इस्तेमाल करके आप आसानी से यहाँ पे ट्राइंगल का एरिया भी निकाल सकते हो, हाफ बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला अप्लाई करके। और इसके अलावा रेक्टेंगल का एरिया भी निकालोगे लेंथ इंटू विड्थ निकाल करके, फिर इनको ऐड कर लो तो आपके पास टोटल एरिया आ जाएगा जो कि टोटल वर्क डन के बराबर होगा, जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो ये जो है वो हमने चीजों को अंडरस्टैंड किया। इससे आगे कुछ एमसीक्यूज हैं, ये भी आप देख सकते हो। ये इसमें जरा देख लें, विद इन द इलास्टिक लिमिट विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली इलस्ट्रेट हाउ द एक्सटेंशन इन द लेंथ ऑफ अ वायर वेरीज विद द अप्लाइड लोड। तो बेटा मुझे बताओ, अगर विद इन इलास्टिक लिमिट बात करेंगे तो हमारे पास ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जो जिसको यहां, और ये हमारे पास एग्जैक्टली ऑप्शन बनेगी। जो अभी मैंने ग्राफ बना के दिया था वो विद इन इलास्टिक लिमिट था, और आगे हमारे पास कर्व थी जो इलास्टिक लिमिट को बियॉन्ड हमने बात की थी। व्हाट इज द यंग मॉडुलस ऑफ अ लिक्विड, ये मैंने आपको लास्ट टाइम बता दिया था कि जो फ्लूइड होते हैं उनके लिए शेयर मॉडुलस और यंग मॉडुलस की वैल्यू 0 होती है। तो यहां पे चूंकि लिक्विड एक फ्लूइड है तो इसका यंग मॉडुलस 0 होगा। इसके बाद नेक्स्ट है व्हाट रिप्रेजेंट्स द वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम। ये वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब वर्क ओवर वॉल्यूम, वर्क ओवर वॉल्यूम। और वर्क का फॉर्मूला भी आपने पढ़ा है हाफ एफ इंटू एक्स, ये हमने ड्राइव किया था। और वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूं यहां पे ए इंटू एक्स, सॉरी ए इंटू एल। ठीक है, अगर आपके पास ये वायर है ना, तो मैं अगर इसका वॉल्यूम निकालना चाहूं तो इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को इसकी लेंथ के साथ मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास वॉल्यूम आ जाएगा। तो मैंने वॉल्यूम को ए इंटू एल लिख दिया। ये फोर्स ओवर एरिया क्या बन जाएगा, ये हमारे पास स्ट्रेस के बराबर है। ठीक है, और यहां पे एक्स ओवर एल चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, ये स्ट्रेन के बराबर है। तो इस तरह से हमारे पास जो वर्क पर यूनिट वॉल्यूम है ये किसके को आ गया, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। और ऐसा कोई फार्मूला ये हमारे पास बी ऑप्शन बनती है। इसके बाद स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन डिपिक्टेड इन द ग्राफ। बेटा इस ग्राफ का स्लोप निकालें तो स्लोप कैसे निकालेंगे, अगर मैं इसको देखूं तो इसमें परपेंडिकुलर क्या बनेगा, स्ट्रेस, और बेस क्या बनेगा, स्ट्रेन। तो स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन अगर करते हैं, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, तो ये हमारे पास स्लोप आ जाएगा। लेकिन स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन किसके बराबर होता है, ये तो हमारा यंग मॉडुलस है, ये यंग मॉडुलस के बराबर है। तो एक चीज और आपने सीख ली कि अगर आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का स्लोप निकालोगे तो वो स्लोप आपको यंग मॉडुलस देगा। तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन बनेगी। तो बेटा ये था आज का लेक्चर, और कुछ न्यूमेरिकल भी इसके अंदर मैंने ऐड किए हैं, वो आप लोग करो। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट हम देखेंगे।